सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुखी होंगे। हम हिंदी में क्षितिज पुस्तक ले रहे थे। इसमें हम काव्यखंड पढ़ रहे थे। काव्यखंड में हमारा पाठ 8 ऋतुराज जी का चल रहा था। ठीक है, यह ऋतुराज जी की कविता है जिसका नाम है कन्यादान। कन्यादान कविता को हमने आधा पढ़ लिया था, आधा आज पढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आज का विषय हिंदी, उपविषय, पद्यखंड, क्षितिज, प्रकरण, कन्यादान, कवि ऋतुराज जी। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है पहले हम उसको देखते हैं। तो इस कविता में कवि ऋतुराज जी ने माँ की पीड़ा को अपने शब्दों में इस कविता के रूप में बताया है। विवाह के समय जब लड़की के माता पिता कन्यादान करते हैं और अपनी लड़की को दूसरे के हाथ में सौंप देते हैं और लड़की आगे का सफ़र तय करने के लिए तैयार हो जाती है, तो उस समय जो माँ की चिंता होती है, जो माँ की पीड़ा होती है, यहाँ पर उसी को बताया गया है। माँ चिंतित है कि मेरी लड़की अभी सयानी भी नहीं हुई है। सयानी नहीं हुई है इसका मतलब है समझदार नहीं हुई है। अभी वह सीधी है, सरल है, भोली है। उसको अभी कुछ भी दुख को पढ़ना नहीं आता, दुख को समझना नहीं आता है। वह केवल सुख ही जानती है, क्योंकि आपने देखा होगा अपने घर में प्रत्येक माता पिता यही चाहते हैं कि हमारी लड़की को कोई भी दुख ना हो। उसको प्रत्येक दुखों से दूर रखते हैं, उसको कोशिश करते हैं कि हमेशा उसको सुख ही सुख मिले। तो इसलिए लड़की दुखों के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। जो समाज है, समाज की वास्तविकता को भी नहीं जानती है। इसी बात को लेकर जो माँ है, माँ बड़ी ही चिंतित हो रही है कि दूसरे के घर जाएगी, वहाँ पर कैसे लोग होंगे, क्योंकि अभी लड़की कुछ भी नहीं जानती। यही चिंता इसमें बताई जा रही है। तो इसमें क्या है कि कन्यादान के समय वो लड़की को दूसरों के हाथों में सौंप दिया जाता है, इसी विश्वास पे कि वो आगे जाके सुख और अच्छा घर मिलेगा उसको। ठीक है, तो आगे कविता पढ़ते हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो इसमें रीझना कहा गया है खुश होना, घमंड करना। तो इसमें माँ कह रही है कि जब लड़की की शादी होने वाली, विवाह होने वाला है और वह दूसरे घर जाने वाली है, तो माँ अपनी लड़की को समझा रही है, सीख दे रही है कि तू वहाँ जाकर अपने चेहरे पर, अपनी सुंदरता पर कोई घमंड मत करना, इतनी अधिक खुश मत हो जाना कि तू खुश होकर कोई तेरी प्रशंसा कर रहा है और तू खुश हो जाए और सब बंधनों को खुशी खुशी स्वीकार कर ले। तो इसलिए अपनी प्रशंसा सुनकर कभी भी इतना खुश मत होना, इतना घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इसमें आग का बताया है कि दुरुपयोग करना नहीं है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो आग है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो माँ ये सीख दे रही है कि वहाँ पर जाकर तू अपने आदर्शों को, अपने संस्कारों को बनाए रखना, लेकिन अपना स्वाभिमान भी मत खोना। और अपना स्वाभिमान छोड़कर सब बंधनों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी तो लोग तेरा दुरुपयोग करेंगे और तेरे पर अत्याचार करेंगे। इसलिए तू अपने आदर्शों को, अपने संस्कार को बनाए रखना और ये हमेशा ध्यान रखना कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कि ये आग जो होती है, आग लड़कियों को जलाने के लिए नहीं होती है, वो आग केवल रोटियां सेकने के लिए होती हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना।
और अपने को बचा के रखना, सतर्क रहना, हमेशा सावधान रहना। तो माँ उसको सीख दे रही है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो माँ सीख दे रही है। ये देखो कि कितनी सीख हो रही है। ये हमेशा ये प्रश्न भी है आगे, तो हमेशा ध्यान रखना। पहले चेहरे पर रीझने के लिए कहा गया है, फिर आग रोटे सेकने के लिए इसके आधार पर सीख दी गई है, फिर वस्त्र और आभूषण के लिए दी गई है। इसमें कहा गया है कि जो वस्त्र और आभूषण है, जो तुम्हें नए नए गहने मिलते हैं, नए नए कपड़े मिलते हैं, तो ये एक भ्रम है। मतलब इनको पाकर तो खुश मत हो जाना। और जो स्त्री के जो बंधन है वहाँ के, जो वैसे हैं कि सब तुझे झुकाने का प्रयास करेंगे, नई नई बहू आती है तो सब अपना अपना अधिकार जताते हैं, तो उन बंधनों में एकदम से मत बन जाना। क्योंकि लड़की क्या करती है कि नए नए कपड़े और गहने पाकर खुश हो जाती है और सब बंधनों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। तो इसमें यही सतर्क किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है लड़की को, कि माँ यही कह रही है कि वस्त्र और आभूषण पाकर इतनी खुश मत हो जाना कि सब बंधनों को तुम खुशी खुशी स्वीकार कर लो और सब तुम्हारे पर अत्याचार करने लगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना। फिर आगे का है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो यहाँ पर देखो विरोधाभास अलंकार है, तो इसमें विरोध है कि मतलब लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो माँ ने इसलिए कहा है क्योंकि तुम्हारे जो लड़की के गुण हैं उनको मत छोड़ना। जो लड़की के गुण होते हैं, शर्मीलापन होता है और जो संस्कार होते हैं, आदर्श एक बहू होती है, वो सब मत छोड़ना। जो लड़की के हैं गुण उनको बनाए रखना है, लेकिन दूसरों को मत दिखाना। अगर दूसरों को हम दिखा देते हैं कि हम कमज़ोर हैं तो दूसरा हमारे फ़ायदा उठा लेता है। क्योंकि ये समाज क्या है, समाज एक क्रूर है, समाज सीधे लोगों का फ़ायदा उठाता है। तो इसलिए अगर समाज के सामने हम कमज़ोर बन के रहते हैं तो समाज आसानी से हमारा फ़ायदा उठा लेता है और हम पर अत्याचार करता है। तो इसलिए माँ ये कह रही है कि तू लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। दूसरों को मत जताना कि मैं इतनी कमज़ोर हूँ। अपने को एक मजबूत स्तंभ की तरह से दिखाना कि हाँ मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि तू लड़की होना है कि मतलब है कि आदर्श बहू बन के रहना, लेकिन दूसरों को मत दिखाना कि मैं कमज़ोर भी हूँ। अपने स्वाभिमान कभी भी मत खोना। ठीक है, ये आपको समझ में आया है। और ये भी है कि माँ ने क्यों कहा लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना, क्योंकि यह समाज हमारा बहुत क्रूर है, सीधे लोगों पर जल्दी से वार करता है, अत्याचार करता है। तो इसलिए कभी भी दूसरों के सामने अपने को कमज़ोर नहीं पड़ने देना। आपको कविता अच्छे समझ में आ गई है। अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें आगे प्रश्न अभ्यास से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और आप इन प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। सभी ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो जैसे मैंने अभी भी बताया है, माँ ने इसलिए कहा है क्योंकि यह समाज हमारा बहुत ही क्रूर है और दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता है। और जो सीधे लोग होते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, उनका तो उल्लू सीधा करते हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा है तू लड़की होना कि लड़की जैसे गुण बनाए रखना, जो लड़की में शालीनता होती है, शर्मीलापन होता है, ये सब चीज़ें बनाए रखना। लेकिन तो दूसरों पर जताना नहीं है कि मैं इतनी कमज़ोर भी हूँ। अगर तूने जरा सा भी जता दिया कि मैं कमज़ोर हूँ तो दूसरा तेरा फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए कहा है उसने लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। दूसरा प्रश्न है, आग रोटियाँ सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इसमें दो प्रश्न पूछे गए हैं इस पंक्ति से। कहा है इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। इस पंक्ति के द्वारा समाज में स्त्री की उस स्थिति की ओर संकेत किया गया है जब दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता था, लड़कियों पर अत्याचार होता था। तो यहाँ पे
लड़कियों की वैसी दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। अब खा देखेंगे, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। तो माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वह समाज की वास्तविकता को जानती है कि समाज कितना क्रूर है, समाज कितने कैसी भावनाओं का फ़ायदा उठाता है, और जो सीधे लोग होते हैं, सीधे लोगों को तो बेवकूफ़ बनाना बहुत अच्छी तरह जानता है। तो इसलिए यहाँ पे माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना इसलिए ही ज़रूरी समझा कि जिससे वह आगे जाके किसी भी परेशानी का शिकार ना हो, किसी भी जो आग होती है, आग का जो दुरुपयोग करते हैं, लड़कियों को जलाने का प्रयास करते हैं, उन सब से वह बची रहे। तो इसलिए माँ ने अपनी बेटी को सचेत करना ज़रूरी समझा। ठीक है। अब तीसरा है, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई है वह बताइए। तो इसमें क्या है कि पाठिका थी, मतलब कि वो लड़की कैसी थी। तो धुंधला प्रकाश कहा गया है जो काल्पनिक सुखों के बारे में ही जानता है। तो हमें इस पंक्ति के आधार पर लड़की के बारे में बताना है। तो वह लड़की अभी सयानी नहीं हुई थी, भोली भाली थी, सरल थी, सीधी थी, जिसे केवल विवाह के उपरांत जो सुख मिलते हैं उनके बारे में मालूम था, पता था। लेकिन जो शादी के बाद और भी समस्याएं आती हैं और भी परेशानियां आती हैं, तो उनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि फूल के साथ कांटे भी होते हैं। तो इसमें उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था कि क्या होगा शादी के बाद, और भी क्या परेशानियां आएंगी। तो इनके बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था। वह केवल काल्पनिक सुखों की ही अनुभूति करती थी, क्योंकि उसने जीवन में हमेशा सुख ही सुख देखा था। दुख के बारे में उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। वह नहीं जानती थी कि यह समाज कैसे, समाज की वास्तविकता के बारे में उसे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो यहाँ पर इसी पंक्ति के द्वारा यही बताया गया है कि लड़की क्या है, ये धुंधला प्रकाश क्या है, काल्पनिक सुख की अनुभूति। तो वह लड़की कैसी है, काल्पनिक सुख की अनुभूति ही जो करती है, वह ऐसी लड़की थी जिसे केवल सुख ही सुख समझ में आता था। कभी भी उसे दुख पड़ना नहीं आया था, क्योंकि उसने कभी भी अपने जीवन में दुख नहीं देखा था। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी। तो हमने जैसे कविता में देखा है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लगती है क्योंकि जो माँ है, माँ के सबसे निकट लड़की ही रहती है, और माँ अपना सुख दुख लड़की के साथ ही बांटती है। वह बचपन से लड़की को अपने जिगर का टुकड़ा मानती है और उससे अपनी सब बातें बताती है, अपने हृदय का राजदार बनाती है। तो जब वह शादी के बाद, विवाह के बाद जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी अंतिम पूंजी जा रही हो, जिसने उसे अपने से भी ज़्यादा संभाल कर रखा है। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि वह चली जाएगी तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी, वह किसके साथ अपने सुख दुख को बांटेगी। यह सोचकर उसे यही लग रहा है कि वह उसकी अंतिम पूंजी है और वह अंतिम पूंजी जा रही है। आगे प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी। तो माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, जैसे हमने अभी आज जो पंक्तियाँ पढ़ी हैं उसमें सब सीख हैं। तो कौन कौन सी सीख दी थी, अब यहाँ पे देखेंगे। देखो, सबसे पहले सीख दी थी कि बेटी तू अपने चेहरे पर कभी भी मत रीझना, अपने चेहरे पर इतना खुश मत होना, अपनी सुंदरता के बारे में सुनकर अपने को इतना खुश मत रखना कि, क्योंकि अगर तू खुश हो जाएगी और उसी में ही बंध के रह जाएगी, अपनी प्रशंसा सुनकर सब बंधनों को खुशी खुशी स्वीकार कर लेगी, तो लोग तेरे पर अत्याचार करेंगे, क्योंकि तू उन संबंधनों को स्वीकार कर लेगी। तो इसलिए अपने चेहरे पर कभी भी मत रीझना, मतलब कि अपनी सुंदरता की प्रशंसा सुनकर कभी भी खुश मत होना, घमंड मत करना। दूसरी सीख थी कि जो आग है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो उन्होंने ये कहा है कि तू वहाँ पर सतर्क रहना, सावधान रहना, क्योंकि जो आग है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं,
सीधेपन का फ़ायदा उठाते हैं, भोलेपन का फ़ायदा उठाते हैं और लड़कियों को जला दिया जाता है। तो इससे तू सचेत रहना और वहाँ पर अपने पर अत्याचार मत होने देना और हमेशा अपना स्वाभिमान बनाए रखना, ठीक है। फिर ये का है, तीसरी सीख है, वस्त्र और आभूषण जो हैं वो शाब्दिक भ्रम है। जो नए नए वस्त्र और आभूषण मिलते हैं केवल उसी में मत खो जाना। अगर तू उसी में खो गई है तो सब बंधनों को जो स्त्री जीवन के होते हैं उनको स्वीकार कर लेगी। तो यह भी सीख दी है। फिर आगे नंबर 4 पर सीख दी है कि तू वहाँ पर लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, क्योंकि अगर तू अपनी लड़कियों वाले गुण तो बनाए रखना है लेकिन तू दूसरों पर मत जताना, दूसरों के सामने मत बताना, क्योंकि अगर दूसरों को पता लग जाएगा कि ये भोली है, सरल है, सीधी है, तो दूसरा तुम पर अत्याचार करेगा। तो इन बातों का ध्यान रखना। तो माँ ने लड़की को ये 4 सीख दी है और यही कहा है कि वहाँ जाकर ध्यान रखना और अपने स्वाभिमान को बनाए रखना, ठीक है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो यह सब अपने विचार से लिखेंगे क्योंकि सबका विचार अलग अलग होता है कि एक लड़की के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है। तो जहाँ तक मैं समझती हूँ कि कोई एक लड़की वस्तु नहीं है, दान में हमेशा वस्तु दी जाती है, तो उसको हम दान की वस्तु नहीं कह सकते। तो आप भी अपने विचार से इस बारे में लिखेंगे कि कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है, ठीक है। क्योंकि एक लड़की भी तो इंसान है, तो उसे हम दान क्यों करते हैं, दान तो किसी वस्तु को किया जाता है। तो इसलिए लड़की के साथ दान की बात करना कतई भी किसी भी तरीके से उचित नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं जो अधिकतर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको हम यहाँ देखेंगे। इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न है कि माँ ने अपने चेहरे पर रीझने के लिए क्यों मना किया है। तो जैसे हमने कविता में पढ़ा है कि माँ ने क्यों कहा है रीझने के लिए, क्यों मना किया है रीझने के लिए, खुश होने के लिए, घमंड करने के लिए। क्योंकि अगर ये लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर खुश हो जाती है तो वह सब बंधनों को स्वीकार कर लेती है। जैसा कि लड़की का स्वभाव होता है अपनी वो प्रशंसा सुनने का, तो इसलिए कोई कोई लड़की अपनी प्रशंसा सुनकर मोहित हो जाती है और उन्हीं लोगों को वो पसंद करने लगती है जो उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। तो और वह सब बंधनों को स्वीकार कर लेती है। तो इसलिए माँ उससे कह रही है कि अपने चेहरे पर कभी भी मत रीझना। प्रश्न नंबर 2, कन्यादान कविता में व्यक्त किन्हीं 2 सामाजिक कुरीतियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें 2 कुरीतियाँ कौन कौन से, 2 बुराइयाँ कौन कौन से समाज की, कि इसमें सबसे पहले आग का दुरुपयोग जिसके द्वारा लड़कियों को जला दिया जाता है, और दूसरा है लड़कियों को कमज़ोर समझकर उन पर शोषण करना। तो ये कुरीतियाँ हैं समाज की। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, वस्त्र और आभूषण को स्त्री के बंधन क्यों कहा गया है। तो इसमें मैंने कविता में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि वस्त्र और आभूषण को क्यों कहा गया है स्त्री बंधन, क्योंकि वो नए नए वस्त्र और आभूषण लेकर स्त्री खुश हो जाती है। यह स्त्रियों की कमजोरी होती है। और आपने हमेशा देखा होगा कि लड़कियां शादी के समय कितनी खुश होती हैं क्योंकि उसे नए नए कपड़े, नए नए आभूषण मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो है बंधन है, इन बंधनों में बंधकर वह हमेशा अत्याचार सहती रही है। तो यहाँ पर जो लड़की है की माँ है, लड़की को यही समझाती है कि तू इनको नए नए वस्त्र और आभूषण को लेकर खुश मत हो जाना, गहनों को देखकर खुश मत हो जाना और सारे बंधनों को स्वीकार मत कर लेना, नहीं तो तेरे पर सब अत्याचार करेंगे। इसी से वे सतर्क कर रही है, समाज की क्रूरता की, समाज की वास्तविकता के बारे में उसको बता रही है। तो इसलिए वस्त्र और आभूषण को स्त्री के बंधन कहा गया है, क्योंकि इन बंधनों के द्वारा ही
वह बंद कर रह जाती है पूरी ज़िंदगी और फिर सब कुछ सहती ही रहती है। ठीक है, उसका स्वाभिमान भी खत्म हो जाता है। जो लड़की इनके चारों ओर ही घूमती रहती है, तो इसलिए कभी भी इनके बंधनों में नहीं बंधना चाहिए। प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, लड़की के सियाने न होने का क्या अर्थ है। तो लड़की को यहाँ सियाना नहीं बताया गया कि वो लड़की अभी सियानी नहीं हुई है। तो इसका क्या अर्थ है कि लड़की अभी समझदार नहीं हुई है, अभी भोली है, सरल है, समाज की वास्तविकताओं को नहीं जानती है। इसलिए यहाँ पर लड़कियों कहा गया है लड़की भी सियानी नहीं हुई है, क्योंकि लड़की को भी काल्पनिक सुख ही मालूम है कि उसे क्या क्या मिलने वाला है विवाह के समय, लेकिन उसको समाज की वास्तविकता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। तो इसलिए कहा गया है लड़की भी सियानी नहीं हुई है, क्योंकि लड़की ने कभी दुख देखा ही नहीं है, उससे दुख पढ़ना आता ही नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई है और क्यों। तो ये तो स्पष्ट ही है कि कन्यादान कविता में माँ के दुख की बात कही गई है, क्योंकि जो बेटी है, बेटी अपनी माँ के सबसे निकट रहती है और उसका राजदार भी रहती है, हृदय के सबसे पास रहती है। वह अपना सुख दुख अपनी लड़की से ही बांटती है, और जब वह दूसरे घर जाती है तो माँ को ये लगता है कि अब वह बिल्कुल अकेली हो गई है, और उसे चिंता भी रहती है कि मेरी लड़की कैसी रहेगी दूसरों के यहाँ। इसलिए वह हमेशा दुखी भी रहती है इस बात को सोच सोच कर। ठीक है, यह दुख इसका स्वाभाविक है एक माँ का, कि अपनी लड़की के बारे में चिंतित रहती है वो इतना। आगे प्रश्न नंबर 6, बेटी अभी सियानी नहीं थी में माँ की अंतर्वेदना क्या है। तो जैसे मैंने अभी भी प्रश्न नंबर 5 में भी बात बताई है, तो वह भी ऐसे ही हो जाएगी कि बेटी अभी सियानी नहीं थी, मतलब है कि बेटी अभी समझदार नहीं थी, समाज की वास्तविकताओं को नहीं जानती थी। तो यही सोचकर माँ परेशान है। माँ की अंतर्वेदना क्या है कि माँ यही सोच रही है कि समाज इतना क्रूर है, समाज इतना निष्ठुर है कि वह दूसरों की भावनाओं को नहीं समझता है। तो यही सोच सोचकर वह परेशान हो रही है कि मेरी लड़की अभी सियानी नहीं है, समझदार नहीं है, दुख को पढ़ना नहीं आता है, समाज की वास्तविकता को नहीं जानती है, तो वह दूसरे के घर जाकर कैसे रहेगी। तो ये सोचकर वह परेशान हो रही है। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ गए हैं, तो इन प्रश्नों का आप उत्तर पुस्तिका में करेंगे। ठीक है, आप अपनी रफ नोटबुक में अभी ये प्रश्न करेंगे, मैं PDF आपको भेजूंगी प्रश्न उत्तर की, तो उससे आप इनको मिलाना। अगर आपके प्रश्न सही हैं तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका में कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम गद्य खंड लेंगे, गद्य खंड में आगे का पाठ लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। साई राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना गृह कार्य अवश्य करते रहिए। ठीक है, साई राम।